Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hey guys, so welcome to our Achievers YouTube channel, and today I am going to discuss our new Indian Education Policy 2020, in which I'll tell you all the information and all the changes regarding this National Education Policy 2020. So let's begin. और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स से आप अवेयर रहें और आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा नीति इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक पॉलिसी है जो फॉर्मुलेट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है, इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि इंडिया के लोगों के बीच में एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देना इंडिया के लोगों के बीच में, यही है शिक्षा नीति का मुख्य पर्पस, ठीक है, मेन पर्पस। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, अप टू डेट होते रहते हैं। जो लास्ट चेंजेस जो हुआ था वो लास्ट 2 चेंजेस 3 बार अभी तक में चेंज हुआ है। पहला चेंज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था 1968 में, सेकंड चेंज राजीव गांधी 1986 में, और थर्ड जो चेंज हुआ जो अभी करेंटली हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में, ठीक है। तो 29 जुलाई वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट की बैठक थी। वहीं यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री इस न्यू पॉलिसी को अप्रूवल दिया, ठीक है, अप्रूव कराया, और सेवरल मेजर चेंजेस किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए फ्रॉम स्कूलिंग टू हायर एजुकेशन। तो हम लोग आगे उन्हीं सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इस कैबिनेट मिनिस्ट्री जो भी न्यू पॉलिसी को अप्रूवल दिया है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, ठीक है। पर चेंजेस पढ़ने के पहले उसका एम पढ़ लेंगे कि एम होना चाहिए ना, कि क्यों हमेशा पॉलिसी चेंज होता है, तो इस बार उसका क्या एम है। हर बार अलग अलग अपना एक पर्टिकुलर एम लेकर के चला जाता है, तो इस बार का एम है कुछ इस तरह। फर्स्ट एम जो है वो ये है कि पिछले 30 साल से लगभग मिलता जुलता एक टाइप का ही पॉलिसी था, जैसे 10th बोर्ड हो गया, फिर 12th स्टेट बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया। तो इस तरह से तो शुरुआत पीछे की 30 साल से ही चला आ रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ अलग करने का, ठीक है, इस बार टर्न था कि पिछले जो 30 साल से एक ही चला आ रहा था उसको मॉडिफाई करने का, ठीक है। एम यही था कि रिवैम्प ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। रिवैम्प मतलब होता है संवारना। इस बार हम लोगों का मेन पर्पस था कि हम लोग एजुकेशन जो पिछले 30 सालों से चला आ रहा है उसको संवारें, उसमें उसको और बेटर बनाएं, ताकि वो सर्वोच्च, मतलब कि वो सुप्रीम बने, ठीक है। सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर तक एजुकेशन लेवल को उठाना है, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस था। दूसरा पर्पस था कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़नी चाहिए स्कूल के एजुकेशन में 2030 तक, ठीक है। और GER हायर होना चाहिए 50% GER हायर होना चाहिए, कब तक? 2025 तक। ये भी इसका एक एम है, ठीक है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट एम एक ये भी है कि पहले हम लोगों को मतलब इंडिविजुअली नहीं देखा जाता था कि हम लोगों का अपना क्या प्रतिभा है, हमारे अंदर क्या इंटरेस्ट है, हम क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं, ये नहीं था, ठीक है। पहले ये था कि 10th तक आप पढ़ाई कर रहे हो या 12th तक पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलरली नहीं जज किया जाएगा, आपको पर्टिकुलरली नहीं देखा जाएगा कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। आपको उसी ग्रुप में, एक कम्युनिटी में रखा जाएगा, उस सेट में आपको रखा जाएगा और सबको इक्वल पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपको दिया जाएगा, सिलेबस पर्टिकुलर आपको दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका बोर्ड होगा। तो आप सबको एक में मर्ज करके रखा जाता था। पर अब उसके साथ ही साथ आपको इंडिविजुअली भी जज किया जाएगा कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट किस में है, मतलब आपका इंटरेस्ट किस में है। इंडिविजुअल चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका मेन पर्पस है कि इंडिविजुअली चाइल्ड का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। और
उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें उसका व्यक्तिगत डेवलपमेंट हो, मतलब कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो अब ये एक ऐड हो गया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब हमारे व्यक्तिगत प्रतिभा को देखा जाएगा, हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उसको देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा कि जिससे हम और उसमें आगे उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ एम्स था जो इसका था। अब आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ 5+3+3+4 सिस्टम। ये 5+3+3+4 सिस्टम है क्या? ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। ये देखो, हम लोग शुरू से जानते आ रहे थे, एक कैरिकुलम चलता आ रहा था जो था 10th+2 तक का अकॉर्डिंग, 10th+2 के अकॉर्डिंग, मतलब बोर्ड चलता आ रहा था। 10th बोर्ड देना है, फिर 10th+2 देना है। 10th+2 मतलब इंटरमीडिएट हो गया, जिसमें 11th-12 की पढ़ाई होती थी, वो बोर्ड होता था। तो अब ये 10th+2 बोर्ड को हटा दिया गया है और इसके जगह रिप्लेस कर दिया गया। अब जो एजुकेशन सिस्टम रन होगा वो किसके अकॉर्डिंग रन होगा? 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग रन होगा। ठीक है, ये 5+3+3+4 रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स को। कौन कौन से पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है? इसके पार्ट्स के अंदर आते हैं 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल के बच्चे। ठीक है, जो पहले 3 और 8 के बीच आते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में 3 से 8 साल के बच्चे आए। ठीक है, वो 3 साल के बच्चे प्राइमरी से सेकेंड ग्रेड में आ जाएंगे। फिर जो 8 से 11 साल के बच्चे होंगे वो उसके बाद 3rd से 5th स्टैंडर्ड में आएंगे। फिर 11 से 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे वो 6 से 8 स्टैंडर्ड में आएंगे। और उसके बाद जो लास्ट 14 से 18 एज के बच्चे होंगे वो 9th से 12th के बीच आएंगे। तो ये 5+3+3+4 कुछ नहीं है, ये एक एज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अकॉर्डिंग टू क्लासेस के बेसिस पे एज को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है कि फर्स्ट 5 इयर्स इस क्लास में होना चाहिए, फिर उसके बाद 3 इयर्स इस क्लास में होनी चाहिए, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 साइमल्टेनियसली। ठीक है, सॉरी, रिस्पेक्टिवली, आई एम सो सॉरी। तो अब आगे चलेंगे, अब पर्टिकुलरली मीनिंग हम जानेंगे। ठीक है, 5 का मीनिंग, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये सारे स्टेज है एक। ठीक है, 5 स्टेज है, 3 स्टेज है, तो सारे स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेज है 5, मतलब कि फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन नाम ही से आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा फाउंडेशन मतलब क्या होता है? निर्माण, एक तरह से आप बोल सकते हैं, एक तरह से कि बनाना, किसी चीज़ को अच्छे ऊंचे लेवल तक बनाना। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट 3 इयर्स के चिल्ड्रन जो पहले रहेंगे, प्री स्कूलिंग मतलब जानते हो ना, प्री स्कूलिंग एजुकेशन मतलब आप पहला 3 साल तक आप उसको खुद से पढ़ाइए लिखाइए, वो जैसा पेरेंट्स उसके लिए इनफ है। और फिर आंगनवाड़ी टाइप सब भी हम लोग जानते हैं, वहाँ से भी वो पढ़ सकते हैं, उतना तक पढ़ेंगे आंगनवाड़ी वगैरह। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 ईयर जो उनका होगा वो क्लास 1 और 2 में स्टडी करेंगे स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 ईयर होगा वो क्लास 1 और 2 में वो स्टडी करेंगे। फिर उनके लिए नया सिलेबस प्रिपेयर किया जाएगा। ये इस 5 साल का उनका नया सिलेबस एक प्रिपेयर किया जाएगा पढ़ाई के लिए, और वो कवर करेंगे ये जो 5 साल जो पढ़ाया जाएगा उसके अंदर कौन कौन से एज के बच्चे आएंगे। उसके अंदर आएंगे 3 से 8 इयर्स के बच्चे। ठीक है, 3 से 8 इयर्स के बच्चे यहाँ है, 3 से 8 इयर्स के बच्चे उसके अंदर बिलोंग करेंगे। फर्स्ट समझ में आ गया। फिर 3 रिप्रेजेंट करता है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज क्या है? इस स्टेज में क्लासेस 3 से 5 के बच्चे आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 3 से 5 के बच्चे आएंगे और इनके लिए इनको यहाँ पे साइंस पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ ये वर्ड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस बार इसको बहुत वैल्यू दिया गया है, क्योंकि हम लोग पहले शुरू से ही यहाँ इंडिया में क्या होता आ रहा है कि हम लोग थ्योरी को ज़्यादा वैल्यू देते थे, थ्योरी को ऊपर रखते थे, है ना।
प्रायोरिटी थ्योरी को पहले मिलता था, प्रैक्टिकल को पीछे साइड हटा देते थे, मार्क्स डिवीज़न भी थ्योरी का ज़्यादा होता था, प्रैक्टिकल का कम रखा जाता था। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट बेसिस पढ़ाई होगी, मतलब अब हम एक्सपीरियंस करके पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल हो करके पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे तो पूरा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, मतलब अब रटने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराया जाएगा चीज़ों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है ये किस किस एज के बच्चों को लेता है, ये लेता है 8 से 11 ईयर्स के बच्चों को कवर करता है, ठीक है। आगे जो स्टेज है वो है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्लासेस 6 से 8 के बच्चे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट और कोर्सेस होगा वो बेस्ड होगा थॉट, मतलब यहाँ पे जो कोर्सेस होगा इस क्लास में, उसमें क्लास 11 से 14 के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। उनका स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, अभी से ही उनका स्किल डेवलपमेंट क्लास 6 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि क्लास 6 से ही अब सब कुछ बदल जाएगा। क्लास 6 से ही अब हल्का हल्का हम लोगों को बचपन से ही हमारे माइंड को हमारे स्किल डेवलपमेंट पे काम कर दिया जाएगा, ठीक है। काम करना स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। हम लोगों को वहाँ पे बहुत सारे चीज़ जैसे कोडिंग वगैरह सिखाना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल तो करना ही है, अब कोडिंग वगैरह शुरू हो जाएगा, जिससे हम लोग का माइंड वहीं से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे बाद में फिर आईआईटी वगैरह या रीजनिंग वगैरह वो सब में हम लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास 8 और 6 में कवर होते हैं क्लास 11 से 14 ईयर्स के बच्चे। और लास्ट स्टेज जो है वो है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज कवर करता है क्लासेस 9 to 12 ईयर्स के बच्चे को, और इसके अंदर दो स्टेजेस होंगे, मतलब पढ़ाई 2 स्टेज में होगी। पहली होगी 9 से 10th, आप एक स्टेज हो गया ये आपका। दूसरी स्टेज जो होगी वो रहेगी 11-12, और यहाँ पे 10th बोर्ड को हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड होगा, और वो भी 4 ईयर्स पे होगा, मतलब 9 पढ़ो, 9 से आप डायरेक्ट 12 पढ़ो, फिर आपका 12th बोर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 स्टेजेस में पढ़ाई होगी और सब्जेक्ट सिलेबस को स्टडी कराया जाएगा। और यहीं पे आपको, जैसे कि हम लोग जाते थे 11-12 में, तो हम लोग देखते थे कि हम लोग को किस में इंटरेस्ट है, फिजिक्स पढ़ना है तो भैया फिजिक्स आप पढ़ लो, आपको उसके साथ मैथ्स आइदर पढ़ो, नहीं तो बायो पढ़ो और केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। ऐसा होता था ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी भी वही होगा, क्लास 9 से ही आपके पास फ्रीडम रहेगा कि आप अपना सब्जेक्ट खुद से चूज कर सकते हो, ठीक है। अभी भी आपके पास फ्रीडम है कि आप अपना सब्जेक्ट खुद से सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो 9th क्लास से, ठीक है। ये हो गया। तो यही है 5+3+3+4 सिस्टम, जो कि इम्प्लीमेंट होगा, इसी तरह से ये लागू किया जाएगा एजुकेशन पॉलिसी में, इसी मैनर में। अब हम लोग एक लुक करीब से देखते हैं और इसको कि और क्या क्या हुआ है, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो देखो, पहला तो है कि क्लास, मतलब पहले 5 ईयर तक, मतलब जब आपका बच्चा 3 साल तक है तब तो उसको पेरेंट्स रख रहा है, आप उसको अपने पास रखिए। लेकिन उसके बाद जो पहला स्टेज है जो आपका 5 ईयर्स का है, उसमें वो बच्चे को इंग्लिश एज अ मीडियम नहीं रखा जाएगा। वहाँ पे उसको वो अपने मर्जी पे है कि वो किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है। आइदर वो मदर टंग में भी पढ़ सकता है, लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है, नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। वो उस बच्चे पे है डिपेंड कि अब किस लैंग्वेज में उसको वो पढ़ाई करनी है 5 पीरियड की। मतलब 5 को हम लोग कौन सा स्टेज बोलते थे, फाउंडेशन स्टेज। तो इस फाउंडेशन स्टेज में वो बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ना है ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये बच्चा ही डिसाइड करेगा। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तभी आपका यहाँ एडमिशन हो रहा है क्लास 1 से लेकर के, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। फिर जो दूसरा पॉइंट ये है, द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इवन इफ दे आर इंग्लिश विल बी टॉट एज अ सब्जेक्ट। इंग्लिश को अब एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एज अ सब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग कैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं, साइंस ले लिए, ठीक है,
PCM था मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था मेरा, लेकिन मीडियम था इंग्लिश। तो अब यहाँ पे मीडियम तो भाई कोई है नहीं तुम्हारा। मीडियम तुम्हारा या तो तुम राष्ट्रीय भाषा में पढ़ो, या तो तुम मदर टंग में मातृभाषा में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, या लोकल लैंग्वेज में पढ़ो तुम। अब इंग्लिश को तुम्हारा मीडियम बनाया नहीं जाएगा, अब इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा लाइक ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा। थर्ड देखेंगे, अब सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 पे लिए जाएंगे। Now only the board exams have to be taken in class 12। लेकिन पहले क्या होता था, जबकि पहले क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम होता था और उसके बाद 12th होता था, लेकिन अब ये नहीं होगा, विच विल नॉट हैपन नाउ। ओके, अगला चेंजेस देखेंगे। अगला चेंजेस है हमारे जो 12th कर चुके हैं और जो अभी एडमिशन लेंगे अपना बैचलर डिग्री के लिए, यूजी के लिए, उनके लिए ये है कि अब वो डिग्री 3 साल और 4 साल की होगी। ठीक है, वो 3 साल की भी होगी और 4 साल की भी होगी। डिपेंड करता है स्टूडेंट को कि वो 3 साल का पढ़ना चाहता है या 4 साल का पढ़ना चाहता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ एक जरिया चाहिए जॉब करने के लिए। ठीक है, उनको वो ग्रेजुएशन का डिग्री लेना होता है कि मुझे आगे ये जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, और उस जॉब की रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी है कि आपका यूजी रहना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इस डिग्री को लेने के लिए आपको फर्स्ट 3 ईयर दिया गया है कि आप ये 3 इयर्स करके अपना बैचलर डिग्री लो भाई और तुम जाओ जॉब करो। ठीक है, और फिर ये 4 इयर्स की जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिसर्च करना चाहते हैं, जो वो सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जो वो सब्जेक्ट को प्रोफेशनल मतलब प्रोफेसरिंग करना चाहते हैं या टीचिंग लाइन जाना चाहते हैं, मतलब कि उस सब्जेक्ट में ही उनको लिमिटेड रहना है, वैसे लोगों के लिए 4 इयर्स की है। ठीक है, नहीं तो आपको बैचलर की डिग्री 3 इयर्स में भी दे दी जाएगी और 4 इयर्स मतलब कि आप हायर एजुकेशन उस पर करेंगे। तो यहीं पे वही सेम चीज़ बताया गया है कि 3 इयर्स कोर्स उनके लिए है जो कि हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं उस पर, और हायर एजुकेशन वाले 4 ईयर की डिग्री करेंगे। वही सेम बात यहाँ बताया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि वैसे स्टूडेंट जो 4 ईयर की डिग्री करेंगे, वैसे स्टूडेंट को एमए सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की करनी पड़ेगी। एमए के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर है, ना कि आपका 2 साल। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि अब स्टूडेंट को एमफिल के जगह पर एमए मतलब कि नाउ स्टूडेंट विल नॉट हैव टू डू एमफिल। एमफिल अब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एमए स्टूडेंट विल नाउ बी एबल टू डू पीएचडी डायरेक्टली। पहले हम लोग एमफिल का एग्ज़ाम होता था, उसको क्वालिफाई करते थे, फिर पीएचडी करते थे, लेकिन अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपको डायरेक्ट एमए करने वाले स्टूडेंट जो होंगे वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ ये बताया गया है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में मानो कोई एक बच्चा केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया है, ठीक है, यूजी कर रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स बीएससी पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसके साथ ही साथ अगर उसका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है बीच में, तो वो उसके पास ऐसा राइट होगा कि वो ब्रेक लगा सकता है एक लिमिटेड टाइम के लिए अपने कोर्स में। ठीक है, वो ब्रेक लगा सकता है। मानो वो अभी 1 ईयर के लिए पढ़ा अपना फर्स्ट ईयर, उसके बाद वो ब्रेक लगा दिया। ठीक है, वो फिर आफ्टर 1 ईयर आता है वो, तो ये उसका एज अ क्रेडिट कलेक्ट हो जाएगा उसके हाथ में, इसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अब वो जो आफ्टर 1 ईयर के बाद आएगा तो वो फिर से इसको नहीं पढ़ेगा, बल्कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अब उसका एडमिशन होगा और यहाँ से वो अपनी पढ़ाई 1 साल के बाद फिर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ एक और अपडेट ये भी है कि अब जो स्टूडेंट हैं, अगर वो मानो केमिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ अब उनको कोई अदर वोकेशनल कोर्स करने का मन है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, तो वो केमिस्ट्री रख के फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। अब आपके पास ये चॉइस है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू डू एनी वोकेशनल जॉब विथ योर ऑनर्स पेपर और नॉट। ओके, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड नाउ।
अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आप फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ो, आपके पास फिजिक्स ऑनर्स है तो आप मैथ्स भी रखो, ये इट्स नॉट कंपलसरी नाउ। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब पॉलिसी के अंदर चेंजेस हुए हैं जो बहुत बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए। नाउ लेट्स हैव ओवरव्यू ऑन दिस पॉलिसी। सो फर्स्ट पॉइंट इज़, अब देखो, म्यूज़िक को, आर्ट को, लिटरेचर को, ये मतलब ये साहित्य, संस्कृत, कला वगैरह ये जो है, अब इसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, हर एक कॉलेज में ये अब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अब पहले इसकी उतनी वैल्यू नहीं थी लेकिन अब दी जाएगी। दूसरा है कि एमफिल को तो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, अब 2020 से एनईपी मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अकॉर्डिंग एमफिल को बंद करना है, ठीक है। इसके बारे में और भी अपडेट्स आएंगी बाद में, वो मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल यही है कि इसको बंद करना है। फिर आगे जो है वो संस्कृत को अब वैल्यू दिया जाएगा, संस्कृत को अब फिर से लाया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा स्कूल में। फिर बाकी सब्जेक्ट के जैसे जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे संस्कृत को वैल्यू दिया जाएगा। वोकेशनल स्किल्स को भी पढ़ाया जाएगा। वोकेशनल स्किल्स में वो स्टूडेंट क्लास 6 से ही उनको पढ़ाया जाएगा, उसमें जो भी इंटरेस्ट रखते होंगे उसको क्लास 6 से ही वहाँ पे वो फील्ड में वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें वो उसमें आगे जा सके, ठीक है। फिर आगे है, आर्ट्स और साइंस कैरिकुलम के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, मतलब जितना वैल्यू साइंस का होगा सेम उतना ही आर्ट्स का भी होगा, ठीक है। अब कोई सेपरेशन नहीं है, दोनों सब्जेक्ट की इक्वल वैल्यू, वैसे भी इक्वल वैल्यू थी, अब तो ये अपना थिंकिंग पर डिपेंड करता है। ये तो अभी मैं बताई ना कि असाइनमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, ये क्लास 6 से ये स्टार्ट कर दिया जाएगा, बिगिन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। इसमें तो मतलब पजल्स वगैरह, कोडिंग वगैरह, प्रैक्टिकल चीज़ों से कराना, मतलब ये जो है असाइनमेंट्स स्किल डेवलपमेंट के ही अंदर आता है। इसी से बच्चे का स्किल बढ़ता है और वो सोचने का, समझने का, उसी टाइम से उसका कैपेबिलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये भी इम्प्लीमेंट होगा। अब सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा हर एक कॉलेजेस के लिए, डायरेक्ट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, आपका एडमिशन होगा, इससे ज़्यादा अब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी अ सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन टू ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ओके। आगे है डिजिटल लर्निंग। इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि ये भी डिजिटल इंडिया जब से है तब से तो रैंप अप डिजिटल लर्निंग, ये तो ऑब्वियस ही है, होना ही है। डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट स्टडी भी होगा, जो सब जानते हैं। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या है। इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, ओके। पहला बेनिफिट तो ये है इससे कि अब इसमें रटने वाला चीज़ नहीं लाना है, रटने वाले चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे अब प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, इट मीन्स कि अब आप कितना चीज़ों को समझ रहे हो। आप जैसे कि बल्ब, पूरा फिजिक्स करके बैठे हैं ऑनर्स और हमको पता ही नहीं कि बल्ब वर्क कैसे करता है, क्या एप्लीकेशन है इसका, किस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है। ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, पता ही नहीं है कि उसमें कौन सा कॉइल लगा हुआ है और वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ लिए हैं, फिजिक्स पढ़ लिए हैं, हमको पता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो कैसे, उसका क्या वर्क करता है। तो अब हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना है, इसीलिए प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देखना है, उससे अवेयर होना है और रटने वाला लर्निंग अब नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या हेल्प होगी, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर फ्रॉम यंग एज, उनका यंग एज से ही उनका साइंटिफिक टेम्पर बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि पहले
इंडिया में उतनी फैसिलिटी, अब तक उतनी फैसिलिटी इंडिया में नहीं है कि हम लोग अगर सपोज़ किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को रिसर्च करना है या फिर किसी चीज़ का इन्वेंशन करना है उसमें, तो उस फील्ड में यहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी अब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को से प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे थे, हमारे पास उतने वो सारे चीज़ें, वो सारे आई मीन जो भी होने चाहिए एपरेटस वो मौजूद नहीं थे हमारे पास। तो अब उसके लिए हम लोग फ़ॉरेन जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे वेल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग फ़ॉरेन जाते थे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब नो नीड टू गो, द स्टूडेंट हु are unable to go abroad due to multiple reasons will be experience it and get global exposure। ओके, तो अब यहीं पे रह के वो स्टूडेंट को वैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो यहीं रह के सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, चीज़ों से प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये शुरू से ही क्लास 6 से लेकर के ये हमारा बेसिक देखा जाएगा, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, साथ में हम और कौन सा कोर्स रखना चाहते हैं। मतलब आपका शुरू से लेकर के अब इंडियन गवर्नमेंट आपकी इंटरेस्ट को देखेगी, ना कि थ्योरी और रटने वाला जो एग्ज़ाम पेपर्स का इवोल्यूशन होता था ना, लास्ट में इवैल्यूएशन पे मार्क्स होता बेसिस पे जो आपका परसेंटेज आता था वगैरह वगैरह, वो अब हटा दिया गया है। अब आपकी इंटरेस्ट को देखी जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट को देखी जाएगी और उस पे अब आपकी पूरी की पूरी आगे की लाइफ डिपेंड करेगी। मतलब आपको वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाएगा आपको कि आप अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों में आप उन्नति करें, उसको आगे ले जाएं और उसमें सक्सेस अचीव कर पाएँ। ठीक है, सो आज का हमारा इतना ही था। आगे और भी अपडेट अगर मिलेगी तो आपसे शेयर करूँगी। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे इसी तरह से और जितनी भी अपडेट्स आए उसकी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चीज़ों से अवेयर रहने के लिए आप सबसे पहले बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आपको हर एक अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट।